भैया दक्ष भाई के साथ बदतमीजी मत करो, भैया दक्ष भाई के साथ बदतमीजी मत करो। ऑटो में बैठाया और ऑटो में बैठाने के बाद वो अपने पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पर उन्होंने नॉन स्टॉप उन्होंने 20 मिनट कंटिन्यू मारा। हाथ तो डंडा उन्होंने यूज ही नहीं करा, उन्होंने मतलब कि 20 मिनट कंटिन्यू हमें सांस लेने का उन्होंने टाइम नहीं दिया। हम जमीन पे लेटे हुए थे। देखो चोट आई है, चोट देख सकते हो मेरे आंख पर है, मेरे बॉडी पे गुम चोट है, दक्ष भाई के पूरे फेस पे चोट है, दक्ष भाई का शोल्डर पूरा इंजरी हो रखा है। की गाड़ी आई, पांच जो एसआई हैं ये सारे पहुंचे। इन्होंने मेरे से पूछा कि भाई तुम किस लिए आए हो। मतलब भाई ऐसा है, हमें बुलाया गया, हम इसलिए आए यहाँ पे, थाने चलो। तुम्हारी अकड़, भाई इसमें अकड़ वाली कौन सी बात होगी। अगर कोई जो विवाद था हिंदुओं में था, उसको मैं समझौता कराने में रखो, हम दोनों चले गए। भाई हमने परिवार को समझौता करवा दिया, हमने भाई इस विवाद को खत्म करो और अपने घर चलो। तो उसमें कौन सा हमने गुंडाई दिखा दी। भाई उसको गाड़ी में उठा के बिठा के लाया गया, जिस तरीके से जो रोड पे ले गए भाई खींचातानी करके, और फिर उसके बाद में थाने में लाने के बाद में जो हमारे साथ जो अभद्रता हुई है वो आप लोग सब देख रहे हो। तो छिपा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है। एक विवाद था सिर्फ भाई दोनों वहाँ पे पड़ोसी हैं, दोनों ही पड़ोसी हैं, उनके बीच में विवाद था। मैं वहाँ पहुँचने के बाद में, जब तक मैं वहाँ पे पहुँचा सारा झगड़ा खत्म हो चुका था। वहाँ पे दोनों पार्टियां थी, मैंने दोनों पार्टियों को खड़ा करके मैंने यही समझाया कि भाई ऐसा है, हिंदू हो, अपना ही त्योहार है, अपना आराम से बनाओ। और किसी की भी बहन बेटी के साथ में जबरदस्ती रंग लगाना, इसके खिलाफ पहले से सोशल मीडिया बहुत सारी वीडियो चल रही थी। हुआ था उस दिन, क्या थी बात। सभी ने जय श्री राम जय गौ माता की। भाई जो 4 तारीख की घटना है, 3 तारीख 4 तारीख शायद होली की 4 तारीख की घटना है। वहाँ पे मैं क्यों गया था, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये एक महिला थी कला वाटिका के पास पर दक्ष भाई और रघु भाई के लिए जो उन्हें गलत आरोप में फंसाया गया है। मैं बताती हूँ उस दिन क्या हुआ था। होली वाला दिन था, हम सब लेडीजें और बच्चे, हमारे पति, हम सब ऊपर होली खेल रहे थे। तो मेरे बच्चे से बलून किसी लेडीज के गले में लग गया। तो वो 2 आदमी राकेश कुमार, उसकी वाइफ सीमा और एक मंदिरा और एक पिंटू मुखर्जी करके हमारे बिल्डिंग में घुस के उन्होंने हमारे लोगों के संग में, औरतों के संग में बहुत बदतमीजी की है और मेरे पति को बहुत मारा है। और इसी चलते हमने जब थाने में जाके कंप्लेन की है, उनको बुलाया, तो हमारे पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया इस घटना के ऊपर। और तब जब हमने अपनी हेल्प के लिए दक्ष भाई और रघु भाई को घर पे बुलाया कि ऐसी घटना हो गई है हमारे साथ, तो वो हमारी हेल्प के लिए लाया, तो पुलिस वालों ने उन्हें गलत आरोप में और उल्टा फंसा दिया ताकि, और हमारी अभी तक किसी पुलिस वाले ने कोई सुनवाई। आपने सारी वीडियो देख ली होगी। इन्हीं का मेरे पे कॉल आया कि भैया ऐसे ऐसे बात होगी, कुछ लोग हैं जो कि दारू पी के और बदतमीजी कर रहे हैं, जबरदस्ती रंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक विवाद था सिर्फ भाई दोनों वहाँ पे पड़ोसी हैं, दोनों ही पड़ोसी हैं, उनके बीच में विवाद था। मैं वहाँ पहुँचने के बाद में, जब तक मैं वहाँ पे पहुँचा सारा झगड़ा खत्म हो चुका था। वहाँ पे दोनों पार्टियां थी, मैंने दोनों पार्टियों को खड़ा करके मैंने यही समझाया कि भाई ऐसा है, हिंदू हो, अपना ही त्योहार है, अपना आराम से बनाओ। और किसी की भी बहन बेटी के साथ में जबरदस्ती रंग लगाना, इसके खिलाफ पहले से सोशल मीडिया बहुत सारी वीडियो चल रही थी। और कि भाई ये होली का त्योहार है, इसको अश्लीलता में ना बदलो, किसी की बिना मर्जी के, बिना इच्छा के किसी को रंग नहीं लगाना चाहिए भाई, खासकर औरत को। इसके चलते मैंने यही समझा के, जितना मैं समझा रहा था, वहाँ पे प्रशासन की गाड़ी आई जो कि 112 खड़ी थी। वहाँ पे कुछ लोग जो 4-5 ये जो एसआई हैं ये सारे पहुंचे। इन्होंने मेरे से पूछा कि भाई तुम किस लिए आए हो। मतलब भाई ऐसा है, हमें बुलाया गया, हम इसलिए आए यहाँ पे, हमें फ़ोन करके बुलाया गया है। तो कह रहा भाई तू प्रधान है। मतलब हम प्रधान तो नहीं है नाम। तो उसमें एक पुलिस वाला सिविल में था जो कि वीडियो बना रहा था। मैंने उससे कहा, मतलब भाई वीडियो ना बना, मतलब अब सिविल में तो हमें पता नहीं पुलिस वाला, मतलब वीडियो ना बना, कैमरे ने जेब में डाल ले। कह रहा वीडियो तो बनेगी। मतलब फिर तू वीडियो बनाएगा, फिर हम भी वीडियो बनाएंगे। और मैं जब सारे बात समझौता हो ही गया है, पारिवारिक मैटर था, दोनों का भी समझौता हो गया, तो फिर बात खत्म करते इस बात ने। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने उठा के सीधा कि भाई एक काम करो, थाने चलो, तुम्हारी अकड़। भाई इसमें अकड़ वाली कौन सी बात होगी। अगर कोई जो विवाद था हिंदुओं में था, उसको मैं समझौता कराने में रखो, हम दोनों चले गए। भाई हमने परिवार को समझौता करवा दिया, हमने भाई इस विवाद को खत्म करो और अपने घर चलो। तो उसमें कौन सा हमने गुंडाई दिखा दी। भाई जिस तरीके से मुझे और रक्कू को गाड़ी में उठा के बिठा के लाया गया, जिस तरीके से जो रोड पे ले गए भाई खींचातानी करके, और फिर उसके बाद में थाने में लाने के बाद में जो हमारे साथ जो अभद्रता हुई है वो आप लोग सब देख रहे हो। तो छिपा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश प्रशासन से भी, योगी महाराज से भी, कि भाई हमने अपनी तरफ से कहाँ कमियां छोड़ी। दिन रात लव जिहाद से बहन बच्चियों को बचाना, इन जिहादियों की तो चलो ठीक है, इनकी तो मुझे खुशी की जो मैं समझ में आती है कि शायद इन्हें बहुत खुशी हो रही है इनके, कि भाई क्योंकि जो इनका दर्द था, जो तकलीफ है, मुझे पता है। दूसरा ये बात है कि भाई हमने आज तक प्रशासन का कभी ना तो खिलाफ गए, वर्दी की कभी हमने कोई भी ऐसी मर्यादा नहीं करी जिससे वर्दी को कोई ठेस पहुंचे किसी की भावनाओं को। किसी वीडियो के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने कभी प्रशासन का कभी खिलाफ नहीं गया हूँ, चाहे वो एक चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एक IAS ऑफिसर हो।
किसी भी वीडियो के अंदर। लेकिन अगर कोई अफसर हो चाहे कांस्टेबल हो गलत है तो उसके खिलाफ फिर आवाज भी उठाएंगे भाई। प्रशासन में बहुत सारे मेरे ऐसे भी भाई हैं जो कि हमारे काम को सराहना करते हैं, बहुत सारे अधिकारी भी हैं जो अच्छा बोलते हैं कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, धर्म के लिए आप लोग आवाज उठा रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, उस नई यूथ को धर्म के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हो, तो उससे हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलता है। लेकिन जो मेरे साथ ये जो करा है ये बिल्कुल भी मतलब आप भी जानते हो कि भाई मैं जितना मैं दुखी हूँ, मेरे से ज्यादा वो दुखी है जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो सनातन परिवार है मेरा, उन्हें बहुत दुखी है ये मेरी इस हालत को देख के। और आज मैं इसलिए ये आपके बुलाना यहाँ पे मैं इसलिए उचित समझा क्योंकि अभी जब 2 दिन जेल काट के आए, इसमें जेल में 2 दिन की मुझे जेल भी हुई, उसमें इन्होंने धारा लगाई थी उस समय शांति भंग की, 151 मुझे भेजा था। लेकिन मैं एंट्री मेरी 4 तारीख की जेल के अंदर, 4 तारीख को मेरी एंट्री हुई जेल के अंदर, उसके बाद 6 तारीख को मेरी रिहाई हुई। जब मेरी रिहाई होने के बाद में फिर मुझे 5 तारीख की शाम को मेरे पे फिर एक और नया मुकदमा दे दिया जाता है, छेड़छानी का जो मुझे आरोप लगाया गया है। ठीक है, छेड़छानी के आरोप में मुझे एक और मुकदमा दिया कि भाई मैं वहां पे पहुंचा अपने गुंडों को लेके और मैंने उस महिला के साथ में बदतमीज छेड़छानी की। मैं उसका भी तुम्हें जिस शिकायतकर्ता का नाम है इसमें पूजा मुखर्जी ने अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पे एक वीडियो डाल रखी है, उसमें उसका साफ कहना है, जो उसका कहना है देखिए। मैं डीएलएफ अंकुर विहार से ये वीडियो डाल रही हूँ। मेरे अकाउंट पे कल मैंने एक और वीडियो भी पोस्ट की है जिसके ऊपर बहुत हंगामा हो रहा है और सभी अपने अकाउंट से इसका बहुत सारी चीजें फैला रहे हैं, तो कृपया पहले इस मामले की अच्छे से जांच कर लें। मैं उस घटना की चश्मदीद गवाह हूँ डीएलएफ अंकुर विहार से, ठीक है। और सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि मेरा नाम पूजा मुखर्जी है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये नाम बहुत ट्रोल हो रहा है, दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ये सच्चाई बताऊं, इस बहन का कहना है कि दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं प्रशासन से सीधे सवाल मेरे ये है कि जब इससे मेरा कोई लेना देना है नहीं, जब ये मुझे जानती नहीं, तो इसके मैंने कैसे तो कपड़े फाड़ दिए, कैसे मैंने इसके साथ बदतमीजी कर दी, कैसे मैंने इसके प्राइवेट पार्ट पे जो चीजें जो मीडिया में लोग दिखा रहे हैं, जो मैं उन जो न्यूज़ वाले मैं उनसे भी बोलना चाहता हूं कि जो अगर सही चीज़ें दिखाओ, गलत ना दिखाओ। और भी मीडिया अपना काम कर रही है, लेकिन किसी की छवि को खराब करना ये भी सही बात नहीं है। किसी की इमेज को आप इस तरीके से डाउन कर रहे हो कि भाई घिनौनी हरकत महिला के साथ में। अरे भाई पहले कोई साक्ष्य दो, इस चीज़ का कोई एविडेंस तो दो कि मैंने किसी महिला के साथ में घिनौनी हरकत की है। ये कहीं ना कहीं जो दर्द है समझ में आता है। जो ये जो कुछ मैं इनके नाम बता देता हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है। इसमें एक तो चौकी इंचार्ज है पवन कुमार, एक इसमें है शुभम गुप्ता, एक इसमें है सोनू, एक इसमें है मनोज, और सेकंड एसएचओ इंस्पेक्टर इसमें है नीरज अत्री। उसका कहना यह था कि जब कुछ लोग जब हमारे साथी कुछ थाने पे पहुंचे तो उन्होंने जब उससे पूछताछ करी कि भाई आपने उनके साथ मारापीटी क्यों करी, तो उनका कहना यह था कि भाई जय श्री राम वालों को मैं बगल में रख के चलता हूं, और उन्हें धक्का मुक्की करके उन्हें थाने से बाहर निकाल दिया। मैं सीधा प्रशासन में जो और लोग भी बैठे हुए हैं, जो और भी अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं और नेतागण हैं और हिंदूवादी नेता हैं, संगठन, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई एक बात बताइए मुझे कि किसने अधिकार दिया प्रशासन को इस तरीके से किसी के साथ में इस लेवल का टॉर्चर मारपीट करनी। भाई आपने कौन सा मुझे परमिशन लेके जज से कोई मुझे आपने रिमांड पे लिया था? ये तो जब कोर्ट भी इस चीज को लिए बोलता है कि भाई आप बिना किसी की आप अनुमति के, मतलब बिना कोर्ट की अनुमति के आप किसी को 3rd डिग्री इस तरह के टॉर्चर नहीं दे सकते। क्या हुआ फिर 3rd डिग्री? मेरे साथ जो ये मारपीट देख रहे हो ना, मेरा हाथ ये फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, मेरी इस आंख से मुझे कम दिख रहा है क्योंकि पर्दे मेरे मैंने जो अपने MLC करवाई है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जब मुझे जेल भेजा जा रहा था, जिस हॉस्पिटल मेरा MLC होने गई थी, तो उन लोगों ने मुझे GTB ट्रांसफर करा था कि भाई इन्हें GTB ट्रांसफर लेके जाओ क्योंकि इनके चोटें गहरी हैं। इन्होंने क्या करा, अपनी चीजें छिपाने के लिए सीधा मुझे जेल भेज दिया। वहां से जेल से मैं 6 तारीख को निकला हूँ, फिर मैंने अपने दोबारा से अपनी बॉडी चेकअप करवाए, पूरे जो मेरी चोटें हैं वो सबके मेरे पे एक प्रमाण है। आपको इसमें कोई साजिश नजर आती है? इसमें सिर्फ साजिश वो है जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनके जो उनसे खुश रहने वाले जो अधिकारी हैं, जो उन्हीं की मानसिकता है, उनकी सोच वाले जो अधिकारी है, उन्हीं के रास्ते, उन्हीं की मानसिकता जो ये अफसर जो काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाई दे रहा है कि भैया इस तरीके से अगर तुम छवि खराब करना चाह रहे हो कि भाई भाई हम कोई ऐसा तो है नहीं कि हम गुंडागर्दी करते हैं। अगर अगर आप काम नहीं करोगे
भाई बहुत से केसों में आपने देखा कि ऐसे ऐसे गरीब परिवार हैं बेचारे जो इंसाफ के लिए लड़ के बेचारे थाने के चक्कर काट के आखिर में हार मान के चुपचाप बैठ जाते हैं कि अब इंसाफ तो, क्योंकि वो जाते हैं वहाँ फटकार मिलती है, गाली मिलती है, भगा दे चलो भाई निकलो यहाँ से। तो कहीं ना कहीं हमारे से लोग उनके साथ खड़े होते हैं ना, तो वहाँ इनके क्या होता है कि इनका जो लाइन ऑर्डर जो होता है मेंटेन, वो सारा बिगड़ जाता है, चीजें बाहर निकल के आ जाती हैं। तो भाई कहीं ना कहीं तो अगर इनके ये इस बात की ठेस थी, क्योंकि अंकुर विहार के अंदर एक 11-12 साल 16-17 साल का एक बच्चा मारा गया था जो गुर्जर समाज से था, जिसमें मैंने वहां के थाना घेराव करा था, और कहीं ना कहीं वो चीज इनकी आंखों में कसक रही थी, उसी वही खटन, क्योंकि उसमें जो मैं बता रहा हूँ, एक तो ये शुभम गुप्ता और ये सोनू कुमार चौकी इंचार्ज, ये उस समय भी मेरे से इनकी तीखी बहस हुई थी, पवन कुमार की उस समय भी इनकी तीखी बहस हुई थी, और वो चीज थी जिन्होंने मेरे मौका देख के इन्होंने मेरे साथ काम करा। ये आपसे बदला लेने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आप ये सोचो ना, जिस महिला का इन्होंने नाम डाला FIR में, वो महिला मुझे पहचानती नहीं है, वो महिला जानती नहीं, उसे नाम नहीं पता हमारा, तो उस महिला ने फिर ये FIR मेरे नाम से कैसे हो गई। और दूसरा जो सारा विवाद खड़ा हुआ कि भाई जो महिला जिस भाई मुझे बुलाया गया वहाँ पे, ना मेरी कोई ऐसी वीडियो है जिसमें मैं मारपीट कर रहा हूँ किसी के साथ में, ना कोई मेरी ऐसी वीडियो जिसमें कोई मेरे साथ कोई ऐसे हथियार हो, मेरे पास कुछ भी हो, भाई शांति तरीके से सिर्फ मैं दोनों परिवार समझानी तो गया था, मेरा इतना कसूर था। अब मेरे यहाँ से ये जो मेरे साथ किया है इन अधिकारियों ने, ये कौन सा ये स्वीकार है किसी के लिए? अब आपको ऊपर की जो ऊपर का जो मैनेजमेंट है उससे उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है मुझे। बड़े बड़े मैं ACP साहब से मेरी मुलाकात हुई है, क्षेत्रीय विधायक है वहाँ के नंद किशोर जी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है मुझे। और इसमें कल भी हम DCP साहब के पास गए तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई जो भी इसमें उचित कार्रवाई, क्योंकि जिस तरीके से मेरे चोटें हैं उन्होंने देखी है, उन्होंने कहा कि ये लीगल नहीं है, चाहे कोई भी हो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जिसकी भी, लेकिन ये लीगल नहीं है इस तरीके से किसी के साथ मारपीट करना। इसके तरीके से आप कैसे मूव कर रहे हैं एडवोकेट साहब? देखिए, कस्टोडियल वायलेंस के लिए भारत के संविधान में कोई जगह नहीं है। जिस तरह से एक ड्रामेटिक वे में अरेस्ट किया गया, एक जुलूस निकाला गया रास्ते के ऊपर, कहीं ना कहीं वो मानहानि थी, कहीं ना कहीं वो एक लेसन देना था, एक एग्जाम्पल सेट करना था कि गौरक्षकों को, गौरक्षक पहले भी एक असुरक्षित रहे, वल्नरेबल सबसे ज़्यादा यदि कोई है तो वो गौरक्षक है। कोई भी मामला होता है सबसे पहले गौरक्षकों के गिरबानों तक हाथ चले जाते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। ये अंकुर विहार पुलिस स्टेशन वही है जहाँ पर 150 पेज के थ्रेट रिपोर्ट सबमिट किए गए थे, जिसमें दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और अभिषेक ठाकुर को धमकी दी गई थी, लेकिन आज तक उसमें ना कोई NCR कटा है ना कोई FIR कटी है। इस बात को 1 साल होने आ गया, कोई पुलिस सुरक्षा आज तक इनको नहीं दी गई है। इसके बाद में पाकिस्तान और कश्मीर से लगातार धमकी आती है, पाकिस्तान और कश्मीर से लगातार धमकी आ रही है, और उसी समय पे कभी मथुरा में अरेस्ट होता है, कभी वृंदावन में अरेस्ट होता है, कभी उत्तराखंड से अरेस्ट होता है। तो बार बार इनको सॉफ्टली टारगेट करने के लिए, कॉर्नर पे लाने के लिए इनको बार बार उठा करके जेल भेजा जाता है। जेल में हाथापाई की कोशिश होती है, और वही इस बार हुई। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ सामने आती है, जो पुलिसकर्मी थानों में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वो विपक्ष की राजनीति से प्रभावित हैं, और वो भाजपा या योगी जी की राजनीति को, योगी जी को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं में एक तीसरा धड़ा खड़ा करने के लिए ये सब कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की क्लियर राजनीति है। कानूनी तरीके से आप कैसे मूव कर रहे हैं? देखिए, कानूनी तरीके से हमारे पास कई रास्ते हैं। पहला रास्ता है हम FIR के ऑर्डर कोर्ट से लाएंगे। हालांकि अभी हम DCP साहब से मुलाकात करेंगे, CP साहब से मुलाकात करेंगे, और हमें उम्मीद है कि क्योंकि पूरा का पूरा संज्ञान योग्य अपराध हुआ है, दक्ष चौधरी के साथ, अक्कू पंडित के साथ जो हिंसा हुई है, कस्टोडियल वायलेंस है, किसी की कोई जगह नहीं है, और सैंक्शन का कोई मामला नहीं बनता। इसीलिए FIR का आदेश CP साहब को देना होगा। CP साहब यदि नहीं देते हैं, DCP साहब आज्ञा नहीं करते हैं, तो हमारे पास एक विकल्प बचता है कोर्ट के लिए, जिला कचहरी से FIR का आदेश लेने का। इसके साथ ही हम हाई कोर्ट से हायर ऑफिशियल की जाँच के आदेश ला सकते हैं, जिसमें तब तक इन सबको सस्पेंड रखा जाए। ये सब विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, और ये सब हम कार्य में लाएंगे। कोई पुलिस का घेराव वगैरह? देखिए, पुलिस का घेराव वगैरह जो होता है, जैसे होता है, उससे कोर्ट का कोई मैटर नहीं है। और रही बात इसकी, तो सबसे बड़ी चीज़ जो समझने वाली है आज, कि पाकिस्तान और कश्मीर से जब धमकी आ रही है, और उस धमकियों के बारे में लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस दक्ष चौधरी, अभिषेक पंडित, अभिषेक ठाकुर और अक्कू पंडित द्वारा की जाती रही, लेकिन गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट और LIU उसको भापने में हमेशा नाकाम रहती है। वो उस थ्रेट को एसेस नहीं कर पाते। सलीम वास्तिक वाला प्रकरण आपके सामने है, उसी बीच में एक पाकिस्तान से वीडियो आती है, एक बड़ा नामी आतंकवादी वहाँ का गुट क्लेम करता है कि सलीम वास्तिक पर हमला हमने करवाया, और अगला टारगेट दक्ष चौधरी और अभिषेक ठाकुर हो गए। उसके बाद भी, उस रिपोर्ट के जाने के बाद भी आज तक गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने कोई कार्रवाई नहीं करी है।
तो ये तो एक टारगेट भी किया जा रहा है, और जो कोशिश हो सकती है कहीं ना कहीं, जो कोशिशें सीमा पार से हो रही हैं, वो कोशिशें थानों में भी की जा रही हैं। इनको टारगेट किया जा रहा है, हर तरह से झूठे मुकदमे लगाना, एनकाउंटर की धमकियां होना, सब ये फेस कर रहे हैं। क्या यह राजनीति से प्रेरित था, ये गिरफ्तारी और इस तरह से जुलूस निकाल? देखिए, ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे प्रभावित पुलिसकर्मियों द्वारा ये सब किया गया है, योगी जी और भाजपा को बदनाम करने के लिए, तीसरा धड़ा खड़ा करने के लिए। क्या आप इन पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर करवाएंगे? एफआईआर के लिए सारे कदम हमारे द्वारा उठाए जा रहे हैं, और एफआईआर भी होगी, और इन्वेस्टिगेशन हायर अथॉरिटी के लिए हम इलाहाबाद से ऑर्डर कराएंगे। कोर्ट अप्रोच करेंगे आपसे? बिल्कुल, कोर्ट अप्रोच की जाएगी, लीगल वे में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट अप्रोच करेंगे। आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो। कैमरा घुमा दो, कैमरा घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम बैठे रहो। अक्कू, आप भी थे उस दिन दक्ष के साथ, तो क्या हुआ था? दक्ष कह रहे कि गलत आरोप लगाए गए, कोई महिला थी नहीं वहाँ पर, पुलिस हमसे रंजिशन ऐसा कर रही है। देखिए, जब हम लोग वहाँ पर गए तो लड़ाई जो थी, लड़ाई वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, और वहाँ पर टोटली वहाँ पर जो भी थे सभी मर्द भाई थे अपने, कोई एक भी महिला नहीं थी। तो हमारी वहाँ पर उनसे आपस में बात हो रही थी। दक्ष भाई ने कहा, पहले तो उन्होंने जाते हो हमें पहचान के, भैया जय श्री राम, भैया जय श्री राम। तो उन्होंने फिर भाई ने बोला, दक्ष भाई ने, कि आप भी हिंदू हो और आप भी हिंदू हो, ठीक हो, हमें इस लड़ाई को बढ़ावा देने की जगह यही ख़त्म कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ प्रशासन आता है। प्रशासन में एक थे वहाँ पर जिन्होंने वर्दी नहीं पहन रखी थी। उनसे दक्ष भाई ने बोला कि आप वीडियो मत बनाओ। उसके बाद भी उन्होंने वीडियो बनाई। और दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने वीडियो बनाई भी तो उन्होंने वीडियो किस अपने पद पे बनाई, क्योंकि दूसरी बात कि उनकी थाने में ड्यूटी नहीं थी। उनकी जब उस थाने में ड्यूटी नहीं है तो उनको वीडियो बनानी ही नहीं थी, क्योंकि अंकुर विहार थाने से पुलिस वाले आए हुए थे। फिर इसके होस्टोग होती रही, जब हमारी थोड़ी ज़्यादा होस्टोग हो गई तो उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठा दिया। तो एक आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रही समय, मैं बार बार प्रशासन से कह रहा हूँ कि भैया दक्ष भाई के साथ बदतमीजी मत करो, भैया दक्ष भाई के साथ बदतमीजी मत करो, पर वो तो कुछ नहीं था। उसके बाद उन्होंने हमें ऑटो में बैठाया, और ऑटो में बैठाने के बाद वो अपने पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ पर उन्होंने नॉन स्टॉप उन्होंने 20 मिनट कंटिन्यू मारा। जिन लोगों ने मारा उनका भाई ने नाम पूरा स्पष्ट करके अभी खोल के बताया था, ठीक है, सिर्फ उन लोगों ने ही मारा था। तो ये हुआ था उस दिन हम लोगों के साथ। वो जो व्यक्ति पुलिसकर्मी आप कह रहे थे, वो वहाँ पहले से मौजूद था जब उस थाने में उसका भी मतलब नहीं था इन्वॉल्वमेंट, या उस थाने से अटैच नहीं था, तो वहाँ हमारे आने के बाद वो वहाँ पर आए थे। अंकुर विहार थाने के जो पुलिस वाले आए थे वो उनके साथ वहाँ पर आए थे। हमारे जाने से पहले वो वहाँ पर नहीं थे। हम 2 मिनट पहले पहुँचे, हमारे 2 मिनट बाद जस्ट वो पहुँचे, और चीज़ें सब कुछ खत्म हो चुकी थी। सिविल वर्दी वाला भी बाद में पहुँचा? सिविल वर्दी वाले प्रशासन जो थे, अंकुर विहार का जो प्रशासन आया था, जस्ट उनके वो साथी आए थे। और जब वो बार बार वीडियो बना रहा तो दक्ष भाई बोले कि जब प्रशासन के साथ कोई बातचीत होती है तो वहाँ कोई वीडियो नहीं बनाता, तो इसलिए हमारा भी कोई भाई वीडियो नहीं बनाता। तो भाई ने बोला प्रशासन से जब मेरी बात एक लीगली हो रही तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो एविडेंस के तौर पे। पर उसके बाद भी जबरदस्ती वीडियो बनाने लगा कि मैं स्टाफ से हूँ। इस चीज़ पे बातचीत और ज़्यादा होस्टोक होने लगी और फिर चीज़ें बिगड़ गई। अब आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या किस तरीके से मारा गया? हाथों से, डंडों से, किस तरीके से? हाथ तो डंडा उन्होंने यूज ही नहीं करा। उन्होंने मतलब कि 20 मिनट कंटिन्यू हमें सांस लेने का उन्होंने टाइम नहीं दिया। हम जमीन पे लेटे हुए थे। देखो, जब इसमें कोई बात नहीं, बेइज्जती की, अगर कोई सोचे ना बेइज्जती तो भाई इसमें बात बेइज्जती इज्जत की नहीं है। चोट आई है, चोट देख सकते हो, मेरे आँख पर है, मेरे बॉडी पे गुम चोट है, दक्ष भाई के पूरे फेस पे चोट है, दक्ष भाई का शोल्डर पूरा इंजरी हो रखा है, पूरा मेडिकल हमारे पास पूरा एविडेंस पूरा प्रूफ है। नॉन स्टॉप इन्होंने नीचे जमीन पे लेटा के और कंटिन्यू जितने वो मार सकते थे उन्होंने उतना मारा। सांस तक लेने का मैं मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे नाक में से ब्लड आ गया था, क्योंकि मेरा सर फटा हुआ है यहाँ पर सामने, तो इसके लिए मेरे नाक में से ब्लड आ गया था। पर वो ब्लड देखने के बाद भी वो नहीं रुके थे, कंटिन्यू मारते रहे थे वो। छोटी सी घटना को उतना बड़ा रूप देना, क्या मतलब जो है कि पहले से रंजिश थी या फिर कुछ, मतलब ये एकदम अगर इतना नहीं था, सिर्फ बातचीत ही हो रही तो फिर इतना अत्याचार कैसे? देखिए, हम लोग तो धर्म का काम करते हैं, ठीक है, धर्म का काम करते करते हम लोगों ने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ रखा है। यहाँ तक कि देखो, होली का त्यौहार था, 30 त्यौहार का टाइम था, 30 त्यौहार वाले दिन भी मैं दक्ष भाई अपने घर पर नहीं गया, क्योंकि हमने एक दिन पहले ही एक लब जिहाद से एक बहन बचाई थी रात को 9-10 बजे। तो हमने कहा दूसरे
आया हमारी बहन बेटी को परेशान ना करें। तो मैं और दक्ष भाई अपने रूम पे ही एक्टिव थे, अगर कोई बात होगी तो आपको चलेंगे। तुरंत हमारे एक बहन का फोन आता है तो हम लोग गए थे। और रही बात वहाँ की जाके आपने बात कराए, तो वहाँ पर कुछ टाइम पहले भी 3 महीने पहले ही हमारा एक गुर्जर समाज का भाई था, 16 साल का नाबालिग था, उसको ना कई गोलियों से मार दिया गया था। जिहादियों ने मार दिया, जो कि लोनी के जिहादी थे वो। पर हमें ये मैटर ने 1 हफ्ते बाद पता चला था। 1 हफ्ते तक ये चीजें बिल्कुल शांत थी। उस परिवार का फोन आता हमारे पास, एक बच्ची थी नाबालिग 16 साल की, वो फोन करके रोने लगी कि भैया मेरे भाई को मार दिया गया है और कुछ जिहादी ने, कुछ चोरों ने मेरे भाई को गोली मार दी और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। दक्ष भाई ने वहां पर जाके, वहां पर एक उनके जो बच्चा मरा था, जो भाई हमारा गुर्जर समाज का मरा था, उसके घर पर भाई गए थे। भाई ने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो SHO साहब को वहां दिखाया था, पवार साहब को। फिर भाई ने वो वीडियो अपने आईडी पे डाली थी, तो उससे ट्विटर ट्रेंड चला था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे कोई ना कोई दबाव बना होगा, कहीं से लखनऊ से बनाओ, यूपी से बनाओ, कहीं से बनाओ। उस चीज को देखते हुए उस वीडियो को डलने के 1 वीक के अंदर ही क्यों एनकाउंटर हो गया, उससे पहले क्यों नहीं हुआ था? हो सकता है कि इस चीज को लेके उन लोगों के अंदर कुछ हो, उन्होंने अपनी भड़ाक निकाली हो, ये भी हो सकता है।